सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग ब्लॉक फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स ले रहे थे ना। अभी तक हम लोगों ने 8 प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली ब्लॉक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2019 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, जिसमें डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ना। तो डायरेक्टली चलो बढ़ते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2 blocks A 100 Newton and B 150 Newton are resting as shown in figure. Coefficient of friction between the ground and the block B is 0.1 and between block B and A is 0.3. Find the minimum value of weight P in the pan so that motion starts, है ना। और लास्ट में क्या बोला है, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ मोशन दैट वुड हैपन, है ना। सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया। देखो ये ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 150 न्यूटन का, जो ब्लॉक बी है ना। और ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू दिया है 0.1। और ब्लॉक बी के ऊपर और एक ब्लॉक है जो 100 न्यूटन का है, जिसको हम लोग ब्लॉक ए बोलेंगे ना। अब ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों के बीच में भी सरफेस कांटेक्ट है, तो वहां पे फ्रिक्शन होगा। और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 है ना। अब ये ब्लॉक ए यहाँ पे रोप के हेल्प से यहाँ पे लोड लगाया हुआ एक पैन है, पैन में पी अमाउंट ऑफ लोड है ना। सो अब मिनिमम वैल्यू ऑफ पी निकालना है, मतलब पी पे कितना लोड लगाएंगे हम लोग, तो ये ब्लॉक का मोशन स्टार्ट होगा। मतलब ब्लॉक हमारे राइटवर्ड मूव हो गए ना, ब्लॉक हमारे राइटवर्ड मूव हो गए, हम लोग को पता है लोड यहाँ पे लगाने के बाद ना। तो यहाँ पे लोड हम लोग जैसे बढ़ाते जाएंगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी हम लोग को बताना है, जिसपे ब्लॉक का मोशन राइटवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे प्रॉब्लम को तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक तो क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि लोड हम लोग जैसे से पैन पी में बढ़ाएंगे तो हमारा ब्लॉक ए मूव करेगा, ब्लॉक बी जगह पे ही रहेगा, है ना। ब्लॉक बी मूव नहीं करेगा, ब्लॉक बी के अगेन ब्लॉक ए मूव करेगा, ऐसे हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, ब्लॉक ए और बी दोनों एक साथ आगे मूव करेंगे, दोनों एक साथ आगे मूव करेंगे, ऐसे हो सकता है। अगेंस्ट द ग्राउंड है ना, दोनों एक साथ आगे मूव करेंगे, ऐसे हो सकता है। या फिर सिर्फ ब्लॉक ए आगे मूव करेगा, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस हो गए, है ना। एक कंडीशन क्या, कंडीशन ये होगा कि ब्लॉक ए विल स्टार्ट इन मोशन, है ना। या फिर दूसरा क्या होगा, बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर, है ना, टुवर्ड्स द राइट, है ना। तो 2 कंडीशन हो गए, 2 केसेस में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सब में पहला केस हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना। सो ब्लॉक ए विल मूव, है ना। पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे भाई, सिर्फ हमारा ब्लॉक ए ही मूव हो रहा है, ब्लॉक बी हमारा मूव नहीं हो रहा है। ब्लॉक ए मूव होगा अगेंस्ट द ब्लॉक बी, है ना। ब्लॉक बी जगह पर है, ब्लॉक ए सिर्फ मूव होने वाला है लोड को बढ़ाने के बाद, है ना। तो सब में पहले ब्लॉक ए मूव होगा, है ना। तो सिर्फ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्लॉक ए विल मूव, तो ब्लॉक ए हमारा मूव होगा और ब्लॉक बी कैसा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो सब में पहले अभी ब्लॉक ए ही मूव हो रहा है, तो ब्लॉक ए का हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे ब्लॉक ए के लिए हम लोग अलग से एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग सिर्फ ब्लॉक ए को बताएंगे और ब्लॉक ए पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है उस फोर्सेस को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। देखो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका वेट है, वेट कैसा रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वेट है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे वेट कितना है, 100 न्यूटन का वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री पे फोर्स अप्लाई हुआ है, ये ऐसे जाके यहाँ पे पी है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे ही पी को बताएंगे 30 डिग्री पे, है ना। तो यहाँ से 30 डिग्री पे हमारा फोर्स पी अप्लाई हो रहा है ना। सो इस एंगल पे 30 डिग्री पे हम लोग फोर्स पी को शो कर देंगे। ये फोर्स पी है हमारा, जो 30 डिग्री पे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है, 30 डिग्री है, ये हम लोग को दिया हुआ है ना। अभी इसके बाद और कौन सा फोर्स एक्ट होगा, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इस वाले 100 न्यूटन का वेट किसके ऊपर आ रहा है, 150 न्यूटन के ब्लॉक पे आ रहा है ना। ब्लॉक ए का वेट पूरा ब्लॉक बी पे आ रहा है ना। तो इसलिए ब्लॉक बी से ब्लॉक ए पे क्या होगा, कि रिएक्शन क्रिएट होगा, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा, है ना। तो यहाँ से मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन बता देता हूँ। नॉर्मल ये हमारा रहेगा नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को आप अलग अलग नोटेशन से शो कर सकते हो, कभी आर एन शो करता है, कोई एन शो करता है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ ए अगेंस्ट द बी आ रहा है, इसलिए आप आर ए बी भी बोल सकते हो, या फिर सिंपल मैं आर ए बोलूंगा। ब्लॉक ए है इसलिए मैं आर ए बोलूंगा इसको, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन किसके अगेंस्ट हो रहा है, ब्लॉक ए हमारा मूव होने वाला है। ब्लॉक ए किधर मूव होगा, ब्लॉक ए मूव होगा इस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, अगेंस्ट दी
ब्लॉक बी, है ना। सो ब्लॉक ए और बी दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, है ना। सो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू दी मोशन होता है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है? ब्लॉक ए का राइटवर्ड है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा? लेफ्टवर्ड। कभी भी पक्का याद रखना, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा अपोजिट टू दी मोशन। मोशन हो रहा है राइटवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा? लेफ्टवर्ड। तो लेफ्ट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स शो कर लेंगे, देखो है ना, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है F, है ना। एफ ए नाम दे देंगे इसको हम लोग, है ना। एफ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, है ना। एफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू आर ए, है ना। म्यू ए इंटू आर ए बोल सकते हो। म्यू ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, है ना, दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। म्यू ए बोलेंगे हम लोग उसको, है ना। सो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू आर एन, ये हमारा फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर ए। अभी इस राइट साइड में इस वाला जो फोर्स है हमारा, जो इंक्लाइन फोर्स है, उसको हम लोग रिजॉल्व कर देंगे दो कंपोनेंट में। देखो तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। इसका एफबीडी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा? P cos ऑफ 30, हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा P cos 30 और वर्टिकल फोर्स क्या रहेगा? P sin 30। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा FBD कंप्लीट हो चुका है, बराबर। FBD कंप्लीट होने के बाद हम लोग को क्या करना है? हम लोग को P की वैल्यू और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। फ्रिक्शन की हर प्रॉब्लम में हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन से? f of x इक्वल्स टू 0, f of y इक्वल्स टू 0 और मोमेंट इक्वल्स टू 0, है ना। तो सब में पहले हम लोग f of x और f of y इक्वल्स टू 0 ये कंडीशंस का यूज करेंगे यहाँ पे, देखो, और P की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे fa का वैल्यू में अलग से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो fa इज इक्वल्स टू क्या है हमारा? म्यू a इंटू आर ए। तो एफ ए को आप ऐसे लिख सकते हो, म्यू ए का वैल्यू कितना है? म्यू ए हम लोग को दिया ये वाला, देखो 0.3 है ना। ये म्यू ए है हमारा, है ना। इसको म्यू ए नाम दे देंगे और इसको म्यू बी नाम दे देंगे ना। ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बी और ब्लॉक ए और बी के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 म्यू ए, है ना। अभी इसकी वैल्यू हम लोग को पता है, तो ये क्या रहेगा? 0.3 इंटू आर ए। आर ए अपने को नहीं पता है, आर ए अननोन है ना। सो एफ ए के जगह पे 0.3 RA हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या करेंगे? सब में पहले समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0 ये कंसिडरेशन यूज करेंगे। राइट वर्ड पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, है ना। सो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन करना है, जो राइट साइड में जाएंगे उनको पॉजिटिव लेना है और जो लेफ्ट साइड में आएंगे उनको नेगेटिव लेना है। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने यहाँ पे? 2 है, P cos 30 और F, है ना। सो P cos 30 राइट साइड में जा रहा है ना, तो इसको मैं कैसा लूंगा? पॉजिटिव P cos ऑफ 30। उसके बाद देखो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में आ रहा है ना, तो इसको मैं कैसे लूंगा? नेगेटिव माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू 0। अब एफ ए इज इक्वल्स टू क्या है? म्यू ए इंटू आर ए। म्यू ए की वैल्यू 0.3, तो 0.3 इंटू आर ए हम लोग लिख सकते हैं, है ना। सो देखो P cos ऑफ 30 इज इक्वल्स टू माइनस एफ ए है, इधर गया तो क्या होगा? प्लस, और एफ ए की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग? 0.3 आर ए, है ना। अब यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो आर ए का वैल्यू P के फॉर्म में फाइंड आउट करो या P का वैल्यू आर ए के फॉर्म में फाइंड आउट करो, है ना। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे? आर ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर ए को इधर रहने दो, 0.3 को इधर मल्टीप्लीकेशन में, इसको इधर भेज दो, डिवीजन में जाएगा। देखो आर ए इज इक्वल टू क्या होगा? P cos ऑफ 30 अपॉन 0.3। अब देखो P को एज इट इज रहने दो, cos 30 बाय 0.3 करो, है ना। कैल्शियम में cos 30 बाय 0.3 का कैलकुलेशन करो, तो ये वाला कैलकुलेशन मिलेगा अपने को 2.8867 समथिंग आएगा, है ना, इनटू P। ओके, सो आर ए का वैल्यू हम लोग को P के फॉर्म में मिला, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, है ना। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना। सारे वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करना है, जो ऊपर जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है, जो नीचे आ रहे हैं उनको नेगेटिव लेना है। देखो सो अपवर्ड फोर्स कौन सा? ये दो अपवर्ड है, आर ए और P sin 30, है ना। तो इनको पॉजिटिव ले लेंगे। देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं आर ए प्लस P sin ऑफ 30, है ना। और डाउनवर्ड क्या है? ये 100 का डाउनवर्ड है, तो माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अभी यहाँ पे देखो आर ए का वैल्यू निकाला है अपन ने, आर ए के जगह पे वैल्यू पुट कर दो। आर ए के जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 2.8867, 2.8867 है, 2.8867 P, है ना। आर ए के जगह पे लिख दिया ये वैल्यू, प्लस ये P sin 30
एज इट इज है ना, इज इक्वल टू -100 इधर गया तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर जाएगा +100 हो जाएगा है ना। अभी यहाँ पे भी p है, यहाँ पे p है, दोनों में से p कॉमन ले लो है ना। सो p कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2.8867 प्लस साइन ऑफ 30 ओके इज इक्वल टू इधर 100 एज इट इज है ना। अब p की वैल्यू निकालना है तो ये सारा मल्टीप्लीकेशन में, इसको उधर लेके जाओ, डिवीजन में चला जाएगा और यहाँ से p का वैल्यू मिलेगा। देखो सो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो 100 डिवाइडेड बाय है ना, ये सारा कैलकुलेशन उधर डिवीजन में जाएगा। क्या है 2.8867 प्लस साइन ऑफ 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 0.5 या 1/2 बोल सकते हैं ना। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपको p का वैल्यू मिल जाएगा 29.527, 527 मतलब 53 भी ले सकते हो या 52 लेके छोड़ो तो भी चलेगा ना। 29.527 ये मिल गया p का वैल्यू। अब p का मिल गया वैल्यू तो हम लोग को RA फाइंड आउट करना है। देखो RA फाइंड आउट करने के लिए क्या इक्वेशन नंबर 1 में RA का वैल्यू पुट, p का वैल्यू पुट कर दो, RA मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में RA इज इक्वल टू क्या है 2.8867 इंटू p की जगह पे क्या लिखेंगे 29.527 है ना। अभी ये वाला कैलकुलेशन अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हमको RA का वैल्यू मिल जाएगा 85.23235 आ रहा है ना, 24 आया तो भी चलेगा है ना। तो 85.23 न्यूटन ये मिल गया RA का वैल्यू। देखो RA मिल गया और P भी मिल गया, दोनों वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। इनके वैल्यूज में यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। देखो RA इज इक्वल टू कितना मिला है 85.23 न्यूटन है ना, और P का वैल्यू यहाँ पे है ना। अब ये हो गया फर्स्ट केस के लिए है ना। अब सेकंड केस क्या है हमारा, सेकंड केस ये है कि भाई ब्लॉक A और B दोनों एक साथ मूव हो गए राइट साइड में है ना, तो ब्लॉक A और B दोनों एक यूनिट रहेंगे। अब इसको अलग अलग ब्लॉक ऐसा कंसीडर करना ही नहीं है ना। ये 150 न्यूटन का है और 100 न्यूटन का। सो मान लो कि ऐसा हमारे पास एक ही ब्लॉक है 250 न्यूटन का जो ग्राउंड पे रखा है ना, और ये ग्राउंड के अगेंस्ट मूव हो रहा है ड्यू टू दिस फोर्स P। किस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में ना, अगेंस्ट द ग्राउंड है ना, तो वैसे कंसीडर करना है। तो सेकंड कंडीशन रहेगा हमारा, देखो सेकंड कंडीशन क्या रहेगा, ब्लॉक A एंड B है ना, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर है ना, दोनों एक साथ मूव होंगे अगेंस्ट द ग्राउंड है ना। तो सेकंड केस सब में पहले यहां पे लिख दो। केस नंबर 2 में क्या रहेगा हमारा, ब्लॉक A एंड B मूव और विल मूव टुगेदर है ना, दोनों क्या होंगे एक साथ मूव करेंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड में है ना। तो सब में पहले क्या करना पड़ेगा, इसका FBD ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को है ना। सो दो ब्लॉक्स हम लोग यहाँ पे शो करेंगे कि बड़ा वाला ब्लॉक और उसके नीचे छोटा वाला ब्लॉक है ना। अब दोनों का वेट अलग अलग है, लेकिन हम लोग दोनों का वेट एक साथ कंसिडर करेंगे क्योंकि दोनों का मोशन साथ में हो रहा है ना, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है ना। ब्लॉक के अगेंस्ट द ब्लॉक भी नहीं मूव होगा, ब्लॉक भी अगेंस्ट द ब्लॉक के मूव नहीं होगा, दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं ना, इसलिए दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कंसिडर नहीं होगा है ना। तो यहाँ पे मैं एक ही वेट कंसिडर करूंगा, दोनों का मिला के एक वेट कंसिडर करूंगा जो कि डाउनवर्ड वेट रहेगा है ना। तो दोनों का वेट मिला के कितना हो गया 100 प्लस 150 250 न्यूटन है ना। तो यहाँ पे मैं 250 न्यूटन का एक ही वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन होने वाला नहीं है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, ये ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में, यहाँ पे दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा है ना। और दोनों ब्लॉक किधर मूव हो रहे हैं, राइटवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो मोशन किधर है, मोशन राइटवर्ड है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा रहेगा, लेफ्टवर्ड रहेगा इधर है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कैसा होता है, मोशन के अपोजिट होता है ना। तो मोशन हमारा हो रहा है राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा लेफ्ट डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे सब में पहले हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स शो कर देते हैं है ना। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग शो करेंगे किससे, FB बोल देंगे ना, ब्लॉक B साथ में है, FBA बोलो या FB बोलो या सिर्फ FB बोलो तो भी चलेगा है ना। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, दोनों का वेट आ रहा है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से यहाँ पे ऊपर की तरफ रिएक्शन क्रिएट होगी है ना। सो वेट आ रहा है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रिएक्शन क्रिएट होगी। ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड, तो रिएक्शन रहेगी वर्टिकल, परपेंडिकुलर रिएक्शन होती है हमेशा, हम लोग को पता है ना। तो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन हम लोग बता देंगे, नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वर्टिकल रिएक्शन रहेगा हमारा है ना। अब इसको आप RB भी नाम दे सकते हो, RBA भी नाम दे सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। और सेकेंड चीज क्या है, फोर्स हमारा एज इट इज रहेगा 30 डिग्री पे यहाँ पे है ना।
तो यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ फोर्स को। देखो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का फोर्स है, जो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, फोर्स P है हमारा, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना। ये है अपना फोर्स P, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इसके अभी यहाँ पे दो कंपोनेंट होने वाले, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सेम वे जैसे पहले था। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यहाँ पे रहेगा ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा P sin 30 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा P cos 30, है ना। जहाँ से एंगल पता है कॉस वाला कंपोनेंट, जहाँ से नहीं पता है वो साइन वाला कंपोनेंट, है ना, हम लोग को पता है। अभी सारे फोर्सेस ने यहाँ पे शो कर दिए, FBD हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब बारी है इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को यूज करने की, f of x = 0, f of y = 0, है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे, देखो सब में पहले FB की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो FB = क्या हो जाएगा, FB = क्या होता है, म्यू इंटू आर, है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या है, आर बी है तो आर बी लिख देंगे, है ना। और म्यू कौन सा वाला आएगा, वो भी म्यू बी आएगा। ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच का फ्रिक्शन कितना है, 0.1 है। तो देखो FB के जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू कितना है, 0.1 RB, है ना। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, FB के जगह पे 0.1 RB हम लोग लिख सकते हैं। अभी पहले f of x = 0 करते हैं। देखो f of x = 0 करो पहले, या f of y = 0 करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में आपको इक्वेशन ही मिलेगी, एक अननोन का वैल्यू दूसरे अननोन के फॉर्म में मिलेगा, फिर वो सेकंड इक्वेशन में पुट करना है और वैल्यू मिल जाएगी। देखो सो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन करना है, जो राइटवर्ड जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लो, जो लेफ्ट में आ रहे हैं उनको नेगेटिव लो। राइट में जा रहा है अपना P cos 30, है ना। सो P cos of 30 पॉजिटिव, उसके बाद FB लेफ्ट में आ रहा है नेगेटिव, माइनस FB = 0, है ना। अभी देखो P cos of 30 माइनस FB उधर गया तो प्लस FB होगा, और FB की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, 0.1 RB लिखेंगे। ओके, अब RB का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ P के फॉर्म में, 0.1 मल्टीप्लीकेशन में इधर भेज दो, है ना। सो डिवीजन में चला जाएगा, RB = क्या होगा, देखो P cos of 30 अपॉन 0.1 होगा, मल्टीप्लिकेशन था इधर, डिवीजन में गया, है ना। अब ये सारा P को छोड़ के cos 30 बाई 0.1 का कैलकुलेशन कर लो, है ना। सो यहाँ से आपको RB का वैल्यू P के फॉर्म में मिल जाएगा, 8.660 आ रहा है आगे, तो P लिख दो, है ना। 8.66 P मतलब RB = 8.66 P, ये मिल गया अपने को इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब f of y = 0 करना है। देखो समेशन ऑफ f of y = 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना। तो देखो अपवर्ड जो फोर्सेस ऊपर जाएंगे उनको पॉजिटिव लेना है, जो नीचे आएंगे उनको नेगेटिव लेना है। सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन करना है, सिंपल, है ना। तो देखो ऊपर कौन जा रहा है, RB, तो यहाँ पे लिखो RB + RB प्लस P sin 30 भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस P sin of 30, फिर नीचे वाला फोर्स कौन सा है, 250 है। सो माइनस 250 = 0। ओके, अब RB के जगह पे क्या पुट करेंगे, 8.66 P, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 8.66 P प्लस P sin of 30 = देखो माइनस 250 उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 250। अभी यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, P को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 8.66 प्लस साइन ऑफ 30, साइन 30 का वैल्यू 0.5 होता है, वो डायरेक्टली पुट कर दोगे तो भी चलेगा। = क्या मिला अपने को, 250, है ना। अब P के साथ ये सारा वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में उधर लेके जाओ, डिवीजन में चला जाएगा और P का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में यही करना है अपने को, देखो, है ना। यहाँ से ये वाला वैल्यू मैं रफ कर देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, P का वैल्यू निकालेंगे। देखो P = क्या होगा, ये 250 एज इट इज डिवाइडेड बाय ये सारा वैल्यू मल्टीप्लिकेशन का उधर डिवीजन में जाएगा, 8.66 प्लस साइन ऑफ 30, है ना। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपको P का वैल्यू मिल जाएगा 27.29 न्यूटन। देखो ये मिल गया P का वैल्यू 27.29 न्यूटन। अब P का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको RB मिल जाएगा। देखो RB = क्या होगा, 8.66 इंटू P है, तो P की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 27.29। अब ये सारा वैल्यू कैलकुलेट में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपको RB का वैल्यू मिल जाएगा 236.35 न्यूटन, है ना। तो देखो यहाँ पे अब हम लोगों ने सारे वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अभी मोशन कौन सा वाला मोशन होगा, फर्स्ट केस का मोशन होगा, सेकंड केस का मोशन होगा, ये समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, देखो जहाँ पे P का वैल्यू मिनिमम है
जहां पे मिनिमम है, पी का वैल्यू जहां पे कम है वो वाला मोशन होगा, है ना। क्योंकि देखो सेकंड केस क्या है हमारा कि ब्लॉक ए और बी दोनों साथ में मूव हो गए ना, तो ब्लॉक ए और बी दोनों को साथ में मूव करने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, 27.29 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। सो मिनिमम उसने बोला है कि मिनिमम पी की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो मिनिमम पी कौन सा है, सेकंड केस का पी मिनिमम है, मतलब सेकंड केस वाला मोशन हैपन होगा, मतलब ब्लॉक ए और बी दोनों साथ में मूव हो गए, है ना। ब्लॉक ए सिर्फ मूव होगा क्या, नहीं होगा। ब्लॉक ए को मूव करने के लिए 29.52 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, लेकिन 27 न्यूटन पे ही ये दोनों एक साथ मूव होने वाले, तो 29 तक वो पहुंचेगा ही नहीं फोर्स, है ना, पहले ही ये मूव हो जाएगा। या फिर सिंपल से याद रखो क्या बोला है क्वेश्चन में, पी मिनिमम निकालना है अपने को, मिनिमम पी कहाँ पे है, सेकंड केस में है, तो इसलिए सेकंड केस वाला मोशन होगा, है ना। सेकंड केस वाला मोशन मतलब ब्लॉक ए और बी दोनों एक साथ मूव होने वाले हैं, जो ये वाला कंडीशन है ना, ब्लॉक ए एंड बी बोथ मूव टुगेदर, है ना। तो ये वाला कंडीशन अपना होने वाला है। अगर कुछ नहीं समझ में आया, सारे वैल्यूज आपने निकाल के यहाँ पे छोड़ दिया, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।